सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7 न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं। जैसा कि हम बता दें, हमारा चैनल एक खास कार्यक्रम शख्सियत कार्यक्रम पेश करता है। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में ऐसे महानुभाव से हम आपको रूबरू कराएंगे, इनके बारे में हम बताते चलें। कृष्णदेव इंटर कॉलेज मंगारी नेवादा वाराणसी में यह अंग्रेजी की प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा का काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं, साथ ही साथ ये समाज सेवी भी हैं। तो आइए लेके चलते हैं, सीधे सीधे रूबरू कराते हैं। इस समय हमारे साथ आज हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं कुंवरजीत इलाहाबादी सर, आज आप हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप खबर 7 के अपने साथी के साथ आप दीपक जी हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। मैं कुंवरजीत इलाहाबादी अंग्रेजी प्रवक्ता श्री कृष्णदेव इंटर कॉलेज वाराणसी में कार्यरत हूँ। इसके अलावा चूँकि मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूँ जहाँ से बड़ी जद्दोजहद के बाद माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा के हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। इस वजह से हमारी ये सोच रहती है कि जिन महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला, आज हम इंटर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं अंग्रेजी के, तो हमें जो है कुछ न कुछ समाज सेवा में अपने समाज के लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। सर, अभी आगे 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह भी मनाया जाएगा पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से। आप जिस समुदाय की, जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज से बाबा साहब आए हैं। उन्होंने देश के लिए, कह लीजिए पूरे विश्व के लिए एक संविधान का निर्माण किया। आज उसी संवैधानिक ढांचे के रूप में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से आप कितना प्रेरित हैं? सही बात तो यह है कि बोधिसत्व बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं। आज भी देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जितना अधिक अध्ययन किए थे पूरी दुनिया में उतनी अधिक डिग्री, उतनी अधिक भाषाओं के ज्ञाता बहुत कम लोग होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, भारत रत्न कहा जाता है, बोधिसत्व, और तमाम बड़े बड़े जो उनको उपाधियां हम दे सकते हैं अधिक से अधिक उनके लिए छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि वो महान अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान शिक्षक, वो प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र के। इसके अलावा चाहे पीएचडी हो, डीलिट हो, डीएससी हो, बार एटला, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों, इतना अध्ययन किया उन्होंने कि लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है पूरा जीवन एकदम अपने आप को रात दिन अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी लगाए रखते थे। बाबा साहब के बारे में बात किया जाए, बाबा साहब जैसा कि आप लोग देख जाता है, आप लोग भी उनके विचारों से प्रेरित हैं, उनके ऊपर काफ़ी अध्ययन करते हैं। बाबा साहब ये जो सारी चीज़ों की आपने गिनाई है, उपलब्धियों को उनके बारे में आपने बताया है, उनके मन में कहाँ से आया, उनके गुरु कौन थे, वो किस हिसाब से शिक्षा लेते थे, किस विचार पे वो आगे बढ़ते थे, उसके बारे में आप बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर, सही मायने में ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है भगवान गौतम बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है वो एक दुनिया के पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले दार्शनिक रहे। वो हमेशा कहते थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है या परंपरा से ऐसा होता रहा है, बल्कि आप अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करें और उसको समझने का प्रयास करें, पहले जानें तब मानें, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने तार्किक शक्ति प्रदान किया है। इसलिए वो गौतम बुद्ध को अपना पहला प्रेरणा पुरुष मानते थे। इसके बाद वो संत कबीर जी को अपना दूसरा गुरु मानते थे, क्योंकि संत कबीर जी भी हमेशा जो है रूढ़िवाद, जातिवाद या इस तरह की तमाम जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उन पर करारा प्रहार किया करते थे, तो उनसे भी बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने अपने जीवन में तीसरा अगर किसी को अपना मार्गदर्शक माना, प्रेरणा स्रोत माना, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का जन जन तक प्रसार अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को साथ लेकर के किया, और तमाम सामाजिक कुरीतियों के, चाहे वो बाल विवाह हो
चाहे विधवाओं का जो सती प्रथा आदि होता था और पुनर्विवाह नहीं होता था, उसके पुनर्विवाह के लिए लड़ना हो, सती प्रथा का विरोध करना हो, और हर वर्ग के लिए, चाहे नारी किसी भी समाज की हो, उसके लिए शिक्षा के लिए दरवाजे खोलना। स्वयं 1848 में अपनी पत्नी के साथ उन्होंने दर्जनों विद्यालय चलवाए और तमाम विसंगतियों के बाद समाज के लोगों ने उनको दुत्कार दिया, उनको अपने माता पिता ने भी घर से निकाल दिया, लेकिन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो बहुत संघर्ष किए, जिसकी बदौलत आज समाज की हर नारी को, हर व्यक्ति को शिक्षा का अवसर मिला है। तो इसलिए बाबा साहब उनको अपना तीसरा गुरु मानते थे। रह गई बातें अभी बाबा साहब के गुरुओं के बारे में हम लोग जान रहे थे। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आज देखा जा रहा है, आज हमारा देश संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि बाबा साहब की देन है, उसी प्रक्रिया के जो है कि रूपरेखा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के युवा बढ़ रहे हैं। कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं, सारी चीज़ों का एक तरह से लेखा जोखा देखा जाए तो बाबा साहब की देन है। लेकिन आज का आधुनिक समाज, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनकी जयंती तो धूमधाम से मना रहा है, लेकिन उनके विचारों से ऐसा देखा जाता है कि प्रेरित नहीं होते हैं। उनके मार्गदर्शन पे चलने से जो है कि नौजवान कतराते हैं, और उनका जो एक विजन था, उनकी जो एक सोच थी, और अपने देश को निर्माण करने की एक उनकी जो तार्किक विचारधारा थी, आज का समाज उनसे क्यों विमुख हो रहा है? आज का नवयुवक जो है, नौजवानों का जो समूह है, उनसे क्यों भाग रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सही बात तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिस मायने से देखना चाहिए, जिस मायने से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए था, वो अभी तक हो नहीं पाया है। जिन लोगों ने समाज में, देश भर में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उनको अध्ययन किया, उनके विषय में अच्छे से जाना, और जब जाना तो जो जागरूक हुए उन लोगों ने काम किया, और उसका आज ये रिजल्ट दिखता है कि काफ़ी लोगों के अंदर जागरूकता आई है। पर ये कहा जाए कि पूरी तरह से अभी बदलाव जितना होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। उसका कारण कि एक पीढ़ी थी, हमारे गार्जियंस की जो पीढ़ी थी, उन लोगों ने पहले कैडर चलाया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, और इन महापुरुषों की, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, या फिर छत्रपति साहू जी महाराज हों, या A.V. पेरियार रामास्वामी हो, संत कबीर हों, संत रविदास हों, जिन लोगों ने भी इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की लड़ाई लड़ी, जो ये चाहते थे कि ये भारत देश जाति विहीन समाज इसमें बने, सभ्य समाज का निर्माण हो, वो लोग जिन्होंने भी इसकी लड़ाई लड़ी, उनकी विचारधारा को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों पर थी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जब अवसर मिला, चाहे वो आरक्षण की बदौलत मिला हो, पढ़ने लिखने की वजह से मिला हो, तो वो कहीं ना कहीं जब उनके पास आमदनी का जरिया हो गया तो वो अपने परिवारों तक सीमित रह गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार की चिंता किया होता तो हम लोग जैसे जानते हैं कि उनके 4 बच्चे जो है दवा के अभाव में मर गए, दवा इलाज नहीं हो पाया, जबकि बाबा साहब तो विदेश पढ़ा करते थे, उनको छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने पूरा समय अपना ज्ञान प्राप्त करने में लगाया। लेकिन पारिवारिक समस्याओं को उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर ने बाखूबी निभाया, और बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं भी जो भी परेशानी पारिवारिक आती थी वो नहीं बताया करती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो अवसर मिला, उन्होंने अपने परिवार को की चिंता करने के बजाय पूरे देश की चिंता की, पूरे समाज की चिंता की। आज के लोग जो हैं वो बाबा साहब को मानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पारिवारिक समस्याएं आती हैं, उनकी पत्नी उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनके ऊपर उनके अपने बच्चे, उनके परिवार के लोग उनका पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर अपने आप को फिर से घरों तक सीमित कर लेते हैं। और बाबा साहब का जो सपना था कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश के जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को कम से कम अपनी आमदनी का 20% यानी 5वां हिस्सा समाज को जागरूक करने में लगाना चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज उन्होंने कहा शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो। तो जो उन्होंने नारा दिया, तो शिक्षा को उन्होंने मूल मंत्र कहा है। आज जब समाज केवल डिग्री प्राप्त कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन सामाजिक जागरूकता उसके अंदर कहाँ आ रही है? और सामाजिक जागरूकता हम जैसे लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन लोगों ने इन महापुरुषों को पढ़ा है, जो इस देश में जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, उनको पढ़ा है, जब वो अपना ज्ञान समाज में जाकर नहीं देंगे, लोगों के बीच नहीं फैलाएंगे, तो नवयुवक तो स्वाभाविक है कि आज उनको सुविधा मिली। उनको नहीं पता है कि किन परिस्थितियों में उनके पूर्वजों ने, उनके वंशजों ने, माता पिता ने किस तरह से उनको आज इस लायक बनाया कि उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिला है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास आज दिया है। तो ये इन महापुरुषों की बदौलत हैं।
जब तक उनको वो अपने घरों में नहीं लगाएंगे, जैसे बर्थडे का कार्यक्रम होता है, तो अगर बर्थडे में अगर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाकर उनको पुष्प अर्पित करते हैं तो छोटा बच्चा भी देखता है और पहचानता है कि ये भगवान गौतम बुद्ध हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये ज्योतिबा फूले हैं। वो बचपन से उसके अंदर कंसेप्ट बनता है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि आते तो हैं, बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत आते हैं, उन्होंने अधिकार नहीं दिया होता, आज प्रधान नहीं बन पाते, बीडीसी नहीं बन पाते, जिला पंचायत नहीं बन पाते, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बन पाते, लेकिन उसका लाभ लेके आगे जाते हैं तो अपने समाज को पीछे छोड़ देते हैं। आज का युवा पीढ़ी आप जैसा बता रहे हैं अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, उनके पूर्वजों ने लड़ी और समाज के जो महापुरुष थे उन्होंने लड़ी, उसको देखते हुए जैसा कि आप अपने दौर में एक बार चलिए, आपने भी देखा होगा काफ़ी संघर्ष किया आपने, काफ़ी संघर्ष के बदौलत आज आपने एक मुकाम बनाया है, शिक्षा क्षेत्र में आप नाम बना रहे हैं, साथ ही साथ एक राजनीतिक एक सामाजिक पैठ भी आपने बनाई है। आप अपने दौर में किस किस परेशानियों से गुजरे हैं उसके बारे में बताएं। सही बात तो ये कहा जाए कि हमने बचपन से देखा कि हमारे माता पिता जो है एक बंधुआ मजदूर थे, हमारे पिताजी 3 भाई और हमारे चाचा केवल हमारी जानकारी में है कि 6-7 तक पढ़ाई किए थे। वो परिस्थितियाँ ऐसे थी, मैंने बचपन से देखा कि मेरे माता पिता सुबह 7 बजे से ही खेतों में चले जाते थे काम करने। बहुत हुआ तो सुबह तड़के ही उठ के माता खाना पीना वगैरह बना देती थी, उसके बाद उनका पूरा दिन खेतों में बीतता था। शाम को आते थे, फिर घर का काम करने के बाद पिताजी खेत खलिहान में कहीं सब्जी रखवाली, कहीं ट्यूबवेल देखने के लिए चले जाते थे। और जहाँ तक मैं देखा अपने बचपन में कि उनको जो है 1.25 किलो अनाज पिताजी को और 1.25 किलो माताजी को मिलता था। हम 5 भाई बहन थे। बड़ा संघर्ष किया मेरे माता पिता ने, और पिताजी ने जैसा बताया कि कुछ ऐसी उनके जीवन में घटनाएं घटी, जैसे उनके जिनके यहाँ काम करते थे कि कोई त्यौहार था तो उनकी जो मालकिन थी उन्होंने त्यौहार के दिन उनको खाने पर से उठा दिया कि जाके भैंस धो के ले आओ पहले, फिर खाना बाद में खा लेना। तो थोड़ा सा ये सब उनको पीड़ा थी और उन्होंने कहा, ये सोचा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इस लायक बनाएंगे कि ताकि वो किसी के बंधुआ मजदूर ना रहें, अपने सम्मान की ज़िंदगी स्वयं जी सकें। तो हमारे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया। आज हम जो कुछ भी हैं वो पूरा का पूरा उनके संघर्षों की बदौलत हैं। हमारी माताजी पढ़ी लिखी तो नहीं हैं, लेकिन जागरूक बहुत हैं। हमने देखा है कि हमारे पिताजी को सन 94 में टीबी हो गया था। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस परिस्थिति में मेरी माता ने 5 बच्चों को संभाला और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी किसी न किसी तरह से वो करवाती रहीं। इसके अलावा वह महिलाओं को भी जागरूक किया करती थी। महिला समाख्या एक समूह है जिसमें वो ब्लॉक के अध्यक्ष 40 गांव की औरतों ने वोटिंग करके उनको चुना था, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। और आज भी चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि हम तो राजस्थान घूमे हैं महिलाओं के समूह लेकर के, हम बिहार में घूमे हैं, हम हरिद्वार घूमे हैं। हम लोग अभी नौकरी करने के बाद 16 साल हो गए, इन जगहों को देख तक नहीं पाए हैं। तो हमारे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया, उनके बदौलत ही हम यहाँ तक आए। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती थी कि घर में खाने को नहीं होता था, लेकिन हमारे माता पिता ने उस लायक हम लोगों को बना दिया था, इतना हिम्मत पैदा कर दिया था कि सन 98 में हमें अपना जन्मभूमि छोड़ना पड़ा। उनके दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में जो है दवा नहीं हो पा रही थी, और वहाँ खेती बाड़ी बंधुआ मजदूरी या फिर दैनिक मजदूरी के अलावा कहीं पैसे का कोई चांस नहीं था। अकेले कमाने वाले पिताजी थे। तो हम लोग वहाँ से 2 किलोमीटर गाँव, हमारा जो मूल हमारा जनपद माने गाँव रहा जन्मभूमि, वो चिल्ला गौहानी, जो कि 12 तहसील के अंतर्गत आता है, लालापुर थाना है, वहाँ रहे। लेकिन 98 में हम लोग बगल में छीड़ी ग्राम सभा है, एक पहाड़ का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ हमारे माता पिता शिफ्ट हो गए। वहाँ हम लोगों की सोच ये थी कि अब पिताजी तो काम करने लायक है नहीं, जिनके यहाँ काम धाम करते थे बीमार होने के कारण उन्होंने छोड़ दिया उनको जो है भाई काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा पैसा। इसलिए मजबूरी में 1998 में हम लोग छीड़ी प्रस्थान कर गए, अपना छोड़ छाड़ के वहाँ का घर बार। और वहाँ जा कर के हम लोगों ने पहाड़ में सुबह शाम हम तीनों भाई पिताजी बैठे रहते थे, बताया करते थे। हालांकि उन्होंने भी पहाड़ का कोई काम नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने सीखा। तीनों भाई 3-3 घंटे सुबह शाम काम करते पहाड़ में, और पढ़ाई लिखाई चलती रहती। माता का बहुत योगदान रहा, पिता का बहुत जो है संघर्ष रहा कि आज जहाँ हम लोग सोचते थे कि हम लोगों को खाने को मैसर नहीं हो पा रहा है, वहाँ आज हम लोगों को सभी भाई बहन पढ़ा लिखा कर माता पिता ने योग्य बनाया।
सर, ऐसा देखा जा रहा है आज का समाज जो है कि काफ़ी चीज़ों से विमुख हो रहा है, साथ ही साथ आज के नौजवान ऐसा देखा जा रहा है कई प्रकार के बुरी लत से भी ग्रसित हो जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं, जो नवयुवक हमारे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनको अच्छे से करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी बुराई हैं, जैसे आज देखिए नशाखोरी का है, बहुत कम उम्र से बच्चे नशा की लत में पड़ जा रहे हैं, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, तंबाकू गुटखे का हो। और ये जो है कहीं ना कहीं उनकी, चूँकि कहा गया कि नशा नाश का घर है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, डाइवर्ट करता है, और इससे बड़ा नुकसान होता है। और कितना ही महापुरुषों की जयंती मना लें, लेकिन जब तक वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। एक वाक़या आपको बताते हैं, अभी हाल के दिनों में एक ग्राम सभा में मैं उधर बहुत कार्यक्रम वगैरह होते रहते थे, तो वहाँ अचानक एक संगठन है बोधि समाज। तो बोधि समाज के लोग भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब और महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव जा कर के चलाते हैं। और ये इसके जो संस्थापक हैं वो बोधिसत्व मिशन पत्रिका के डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती जी हैं। तो उनकी टीम के एक महिला और एक पुरुष आए थे, अचानक उस गाँव में पहुँचे। तो हमको फ़ोन गया, वहाँ के लड़कों ने चूँकि कहा कि हमारे सर हैं, वही हम लोगों को मिशन मूवमेंट पढ़ाते हैं, महापुरुषों के विषय में बताते हैं, तो आप लोग को बता के आना चाहिए था, लेकिन आप आए हैं तो हम उनको सूचना देते हैं। और मैं उस दिन एक कार्यक्रम में परम आदरणीय श्रद्धेय रामजी वर्मा साहब, जो अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर एक कार्यक्रम में था। मुझे फ़ोन गया, तो वो कार्यक्रम से जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करके वहाँ से अपना स्पीच फिर मैं निकला। और मैं जब गया तो उन लोगों का स्वागत सत्कार करते हुए पूछा, उद्देश्य पूछा कि अचानक कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा, मैं सोचा कि थोड़ा बस्ती के लोगों को जुटाया जाए और उनसे कुछ बातचीत किया जाए। दोपहर का समय था, लड़कों को हमने जुटाया 10-5 जो वहाँ थे, और उनसे पूछा कि भाई कैसे लोग जुट सकते हैं, आए हैं तो कम से कम 40-50 हो जाएं, तो ये अपनी बात करके जाएं। तो हमें बताया गया कि बगल में एक बगीचा है, बगीचे में जो है काफ़ी लोग जुटे हैं, और आप चाहेंगे सर, आप चलेंगे तो लोग आ जाएंगे। मैं गया, अपनी स्कूटर से मैं वहाँ गया, और जब मैं वहाँ उतरा तो मैंने देखा कि 4-5 लोग जगह जो है टोली बना बना के लोग बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे थे, कहीं 58-54 2 रुपया 4 रुपया का कुछ उसी में अपना वो भी खेल रहे थे, और कुछ टाइम पास खेल रहे थे। खैर मैं उतरा तो जो हमारे स्टूडेंट पूरा छात्र रहे, वो लोग तो छोड़ करके हट गए, संकोच भी किए, और आकर सादर नमोद्धा, जय भीम या नमस्ते दुआ सलाम जो उनसे बना किए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी उसमें थे कि जो हमारे पैरेलल थे या हमसे अधिक उम्र के थे, तो वो तो नहीं उठे उसमें। खैर हम लोगों से नमस्कारी करने के बाद हमने उनसे कहा कि एक निवेदन है आप लोगों से कि कुछ लोग आ गए हैं अचानक बस्ती में, और आप लोग चल के थोड़ा उनको सुन लें। उसमें आधे लोग तो वहाँ से चलने लगे, क्योंकि उनका वो हमें विश्वास करते हैं कि मास्टर साहब अगर कुछ बता रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमसे वार्तालाप किया और बोले कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हर साल तो जयंती मनाते हैं आप लोग, उससे क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या मिलेगा। मैंने उनको कहा कि अब मिलने की बात कर रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप यही समझ लीजिए कि मेरे माता पिता बंधुआ मजदूर थे, और उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा से हम सबको पढ़ाए लिखाए, तो आज मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, एक अच्छी खासी मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे परिवार और सब लोग अच्छे से हैं, अच्छे से कमा खा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो ये मिलेगा, क्योंकि वहीं से प्रेरणा मिलती है। और आप जो कर रहे हैं भैया, इससे कौन सी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। वो भी आपके साथ बैठेंगे, पहले ताश खेलेंगे, फिर धीरे धीरे जुआ खेलने लगेंगे, फिर शराब खाने पे जाएंगे, नशा पत्ती करेंगे, तो इससे कुछ समाज का अच्छा नहीं होने वाला है। खैर उसमें से कुछ लोगों को अच्छा लगा और वो आके बातचीत सुने। मेरा कहने का मतलब है कि सदुपयोग होना चाहिए, समय का सदुपयोग करें लोग, और ऐसा ही काम करें जिससे समाज को नई प्रेरणा मिले। अब वो लोग जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, काम तो करते हैं, पैसा कमाते हैं 500-700 रुपया प्रतिदिन, चाहे राजगृह मिस्त्री हों, चाहे दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हों, लेकिन उसमें से उनका एक फिक्स निश्चित है एक धनराशि कि वो अपने नशा पर खर्च करेंगे, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा होगा कि बच्चों के बैग में कॉपी किताब है कि नहीं है, बच्चे को अच्छा ड्रेस मिला है कि नहीं मिला है। अगर ये सोच परिवर्तन हो जाती तब शायद महापुरुषों का सपना साकार होता। लेकिन बड़ी विडंबना है कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम अपने लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि नशा नाश का घर है, लोग अपने घरों में अच्छी आदतें अपनाएं। और नवयुवकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया यानी चाहे आप यूट्यूब पे चले जाएं, चाहे गूगल पे चले जाएं, आप अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपकी पढ़ाई का सारा ज्ञान उसमें मिलेगा। आप पढ़िए ना ब्रुकर टी वाशिंगटन को,
जो कोयले की खान में काम करता था, 800 किलोमीटर दूर था विद्यालय, पढ़ाई लिखाई के लिए आसपास विद्यालय नहीं था, वो पैदल जाता है, वह जहाज़ पर काम करता है और जा करके तब किसी तरह वहाँ एडमिशन प्राप्त करता है और वहाँ का शिक्षा शास्त्री बनता है। वहाँ जो निग्रोज थे, हब्सी लोग, उनका वो नेता बनता है, शिक्षा शास्त्री बनता है। तो ऐसे लोगों को पढ़ेंगे तब ना प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए लोगों को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप पढ़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम डाल दीजिए, आपको मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। आप महापुरुषों के विषय में जानने की कोशिश तो करिए, इसका सदुपयोग करें सोशल मीडिया का, और ताकि वो प्रेरित होंगे। आप तमाम इंस्पिरेशनल उसमें आते हैं, वीडियोज आते हैं, उनको देखिए, उनसे सीख ले करके। और अब आपके कोर्स का भी मुझे लगता है कोर्स में एक एक लेसन पर, एक एक चैप्टर पर 10-10 स्पीच हैं, लेकिन आप उसको पढ़ने के कोशिश करें। जो गलत चीज़ें हैं मीडिया में उसको थोड़ा अवॉइड करें, आप अपने सकारात्मक सोच के साथ उसका उपयोग करें, ये मेरा संदेश है। और ये अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव होगा। और हमारा देश जो 2 खाइयों में बटा है, एक तरफ गरीबी में ग्रसित लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और एक तरफ अमीर लोग हैं जो पूंजीपति हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं। और शिक्षा में जो दोहरी व्यवस्था चल रही है, ये सब से लड़ना है समाज को, क्योंकि एक तरफ तो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, पूंजीपति के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, एक तरफ हमारे नीचे की शिक्षा है जिसमें उतनी बेहतर, हालांकि व्यवस्था तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये जब तक गार्जियन अपने घरों से जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, और इसके लिए स्वयं जरूरी है कि वो नशा से दूर रहें, वो अच्छी सोच रखें, अच्छा अपना खान पान रखें, अच्छा पहनावा रखें, क्योंकि समाज में आचरण से ही बच्चा सीखता है। और महापुरुषों की प्रतिमाएं घर में लगाएं, महापुरुषों की किताबें उपलब्ध कराएं, उनको कभी न कभी अध्ययन करें, उनके साथ बैठकर चर्चा करें कि महापुरुषों ने कैसे कैसे यहाँ तक हम सबको लाए हैं, तो बदलाव होगा। आपने जो संघर्ष का एक दौर बताया, कहीं ना कहीं इस संघर्ष के दौर को देखते हुए आपको बाबा साहब की याद जरूर आई होगी, और उनके संवैधानिक अधिकारों को जो उन्होंने संविधान में रचित किया, उन्होंने लिखा, उसके बलबूते आज जो पिछड़ा समाज था, जो दबा कुचला समाज था, वो आगे निकल के आया, उनको भी अपने अधिकारों का जो है कि प्राप्ति हुई है। तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बाबा साहब जो 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाएगी, उस पर देश के युवाओं को, नवयुवकों को, नई जनरेशन को आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को क्या जागरूकता आप उनके बारे में बताना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन संघर्ष, उनकी किताबों को अगर पढ़ लिया जाए, उनके जीवन संघर्ष से ही सारी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन को देखकर उन्होंने जिस तरह से बचपन से लेके, चाहे वो विद्यालय में उनको पानी पीने की समस्या रही हो, पानी नहीं पीने दिया गया, उसके अलावा चाहे वो नाई के यहाँ बाल कटवाने गए हों, वहाँ भी नाई ने बाल काटने से मना कर दिया, या फिर उनको बैलगाड़ी से धक्के दे के उतार दिया गया हो जाति के कारण, ये सब संघर्ष उन्होंने देखा। और उसके बाद भी इतनी मजबूती से वो अपने अध्ययन कार्य को जारी रखे, तो उससे हम लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिली। और बचपन में कुछ ऐसी हमारे साथ भी घटनाएं हुई, जैसे हमारे एक मित्र रहे, नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनके घर में गया, ऊपर की अटारी पे वो गणित का सवाल हम लोग बात कर रहे थे, उनकी बुआ आ गई और हमको बड़ी गाली दी जाति के कारण कि अभी अभी घर की लिपाई पुताई किया और तुम आ करके जो है गंदा कर दिए। बेचारे तो हमारे दोस्त भी थोड़ा शर्मिंदा हुए और मैं वहाँ से फिर भाग आया। बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ। एक हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ बहन की शादी थी, वहाँ हम गए थे और वहाँ जो है लोग बैठे थे अगल बगल जो अपने आप को उच्च मानते हैं जाति में। वो लोगों ने हमको वहाँ बैठे देखा तो हमको वहाँ से दुत्कार के भगाने लगे। लेकिन धन्य है हमारे वो मित्र के, उनके पिता ने कहा कि जैसे आप हमारे यहाँ अतिथि हैं वैसे ये भी हैं और ये भी बराबर ही बैठ के खाएंगे। इसलिए ये सारी कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी रहीं। जब मैं साइकिल लेके पढ़ने जाता था तो कुछ साथी ऐसे थे जो अपने को जातिवाद में ज़्यादा जो ग्रसित थे, वो कहा करते थे कि या तो तू आगे जाएगा या पीछे जाएगा, हम लोगों के साथ नहीं जाएगा। लेकिन बाबा साहब की प्रेरणा थी, माता पिता का संघर्ष था कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मैं ठीक ठाक था, तो मुझे अगली बेंच में वहाँ विद्यालय में बैठने का अवसर मिलता था। मैं ये सोच लेता था कोई बात नहीं, रास्ते में मैं भले ही पीछे चलूँ लेकिन वहाँ तो मुझे आगे अवसर मिलेगा। तो बाबा साहब के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो। आप चाहे IIT करो, चाहे BTech करो, चाहे आप शिक्षा विभाग में जाओ, अपना कोर्स जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़ते रहें, उसके साथ साथ ऐसे महापुरुषों के विषय में भी पढ़ें।
क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक सही मायने में जो संघर्षशील लोग रहे, जो समाज में एक सभ्य समाज निर्माण करना चाहते हैं, शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, उनके विषय में कोर्स में बहुत कम मिलेगा आपको पढ़ने को। जैसे आपको बता दें कि हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का पढ़ा, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाया कि झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का रूप बनाकर वहाँ लड़ रही थी किले में, और रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से निकाला था अंग्रेज़ों के सामने। तो झलकारी बाई का भी इतिहास वो किताबों में नहीं मिलता है, तो वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब महापुरुषों को पढ़ेंगे तभी मिलेगा। हम सरदार भगत सिंह को सम्मान देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद हम भी बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं उधम सिंह का भी इतिहास लिखा गया होता, जिसने जाकर के जनरल डायर को उसके घर में घुस के मारा, लंदन में जाकर के मारा, तो शायद उसका ज्ञान होता तो आज उधम सिंह को भी लोग जान रहे होते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, इन सब की विचारधारा को किताबों में नहीं मिल सकता है। संत रविदास, संत कबीर, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी, और इधर मान्यवर कांसीराम साहब। अब मान्यवर कांसीराम साहब की बात करूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, जिसमें बाबा साहब ने एक सभ्य भारत कैसा बने, एक जाति विहीन समता मूलक समाज का निर्माण कैसे हो, भारत में सबको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य ये सब बराबरी में मिले, इसके लिए बाबा साहब ने उसमें अपना एक स्पीच लिखा है। और मानव कांसीराम साहब को दीना भाना नामक एक सफाई कर्मी जो है, जिन्होंने अपने कर्मचारी संघ से, अपने अधिकारियों से लड़ाई लड़के भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की छुट्टी की लड़ाई लड़ी थी, नौकरी भी गंवानी पड़ी थी, तो मानव साहब ने उनका मुकदमा लड़ा था। एक किताब वो जाति भेद का उच्छेद उन्होंने उनको दिया था। और मानवर साहब जो प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस किताब को कई बार पूरी रात पढ़ा और इतने प्रेरित हुए कि आगे चल करके अपने प्रथम श्रेणी वैज्ञानिक के जैसे पद को भी उन्होंने समाज हित में लात मार दिया। तो ये प्रेरणा मिलती है महापुरुषों से। इनको अगर पढ़ेंगे तभी कुछ समाज हित में जागरूकता आएगी, नहीं तो अपने बीवी बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, कमाएगा, मकान बनाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, लेकिन आज मान्यवर कांसीराम साहब का अपना कोई मकान नहीं है, उन्होंने कोई ज़मीन जायदाद नहीं, लेकिन पूरे भारत के इतिहास में वो गौतम बुद्ध के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया समाज हित में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कहा था गौतम बुद्ध ने, सही मायने में मान्यवर कांसीराम साहब ने उसको चरितार्थ किया। तो ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पिता से संघर्ष किया, समाज से लड़ा, लेकिन विद्यालय खोले। आज अगर आप गूगल पर देख लें कि प्रथम शिक्षिका, तो माता सावित्रीबाई फूले का तुरंत आ जाता है, लेकिन पहले माता सावित्रीबाई फूले को शायद महाराष्ट्र में ही कुछ लोग जानते रहे हों, इनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके माध्यम से लोगों को मिल रहा है। आज अगर बहुजन समाज में जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव को हमारे समाज के लोग पढ़ लें, महामना रामस्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ के संस्थापक हैं उनको समाज के लोग अगर पढ़ लें, जगदेव बाबू कुशवाहा को पढ़ लें, तो वास्तव में जो समतामूलक समाज होना चाहिए, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित एक समाज की कल्पना बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। और वो केवल उन्होंने नहीं किया था, ये भगवान गौतम बुद्ध से लगायत ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, जिन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो अपने राज्य में कोल्हापुर के वो नरेश थे, उन्होंने 50% आरक्षण लागू कर दिया था कि जब संख्या इतनी बड़ी है तो सबको अवसर मिलना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व का मामला है, जब तक सबको अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश का सही मायने में विकास नहीं हो सकता है। अगर सेना में रिजर्वेशन कुछ ही लोगों का हो कि भैया यही केवल सेना में जा सकते हैं, दूसरे नहीं जाएंगे, तो सबको अवसर कहाँ मिल पाएगा? पढ़ाई लिखाई कुछ ही लोग करेंगे, बाकी सबको पढ़ने लिखने का, और शायद देश गुलाम रहा तो इसके पीछे यही कारण था, क्योंकि सबको अस्त्र शस्त्र चलाना आता ही नहीं था, सबको मौका ही नहीं मिला था, तो वो आसानी से। और हमारे यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तमाम ऐसी कुरीतियाँ थी जिसका लाभ लेकर विदेशी यहाँ पर आए और पूरे देश पर उन्होंने कब्जा किया, देश को गुलाम बनाया। आज समाज जागरूक है। आज भारतीय संविधान की बदौलत दुनिया के किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत की तरफ टेढ़ी नज़र से देख सके, तो वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। वो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित जो संविधान है उसकी बदौलत है। इसलिए हमारे नवयुवकों को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की किताबों को पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर के उसको अपने घर से लागू करना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए
कि इन लोगों की ने समाज में अच्छा काम किया है। सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको तमाम लोग बुरी नज़र से देखते थे, उनको देशद्रोही कहते थे, उनको उग्रवादी कहते थे। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर को चाहे मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, लेकिन सब जय भीम बोलते हैं। तो इसलिए हमारे नागरिकों को उनसे जीवन से सीखना चाहिए और हम जैसे लोग अपने लोगों से निवेदन करेंगे कि वो समाज में आगे आएँ, समाज में काम करें, लोगों को जागरूक करें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। ऐसा ना हो कि उसमें नकारात्मक संदेश जाए। सभी लोग, क्योंकि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की है, तो यहाँ कोई जाति, कोई धर्म, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव, रंग का भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सब मानव हैं और मानवीय मूल्य जो हैं, मानव के जो अधिकार हैं वो सबको मिलने चाहिए। ये महापुरुषों का सोच था, यही हम लोगों का सोच होना चाहिए और हम लोगों को जा कर के लोगों को बताना चाहिए किसी से हमें किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबका सम्मान है। जो अच्छी सोच रखने वाला है, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, उसका हम सब लोग सम्मान करें। ये हमारी सर, आप हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कुंवरजीत इलाहाबादी सर आज हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने, जैसा कि हम बता दें, आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी पूरे देश में। उसके उपलक्ष्य में आज ये हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने सारी चीज़ों को बताया, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, जो महापुरुषों का संघर्ष था, बाबा साहब ने जिस चीज़ों को झेलते हुए एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ते हुए संविधान का निर्माण किया, उस पर काफ़ी व्यापक चर्चा हुआ है। तो अभी आप देख रहे थे कुंवरजीत इलाहाबादी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7 के साथ। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है।